काल, जहाँ से मध्यकालीन भारत के इतिहास की असली शुरुआत मानी जाती है। कई इतिहासकार तो इस काल को मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन पीरियड मानते हैं। एक्चुअली यह वह समय था जब भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला हर क्षेत्र में ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ी कैसे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ऐसे शासक जो अभी तक भारत को सिर्फ लूटने के इरादे से आते थे, उन्होंने भारत में सत्ता स्थापित की और लगभग 300 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में हुआ, जिसमें उसने उस समय के जो सिंध के किंग थे दाहिर, उनको हराया और 712 से 715 एडी तक सिंध प्रांत के गवर्नर के रूप में शासन किया। 750 एडी में जब मुल्तान विजय के बाद वापस अरब लौट रहा था, तो रास्ते में ही मोसुल में उसकी डेथ हो गई और इस तरह सिंध और मुल्तान फिर से इंडिपेंडेंट हो गए। ड्यूरिंग 9th सेंचुरी सेंट्रल एशिया में अब्बासिद एम्पायर का शासन हुआ करता था, जो कि 9th सेंचुरी के एंड तक डिक्लाइन करने लगा था और इसका स्थान अन्य छोटे छोटे इस्लामिक स्टेट ले रहे थे। इसी बीच ट्रांसआक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ पार्ट पर सामान्य एम्पायर का शासन हुआ करता था, जिन्हें हमेशा अपने नॉर्थ और ईस्टर्न बॉर्डर पर जो नॉन मुस्लिम थे उनसे युद्ध करना पड़ता था। सम्मानित गवर्नर की सेना में एक टर्किश स्लेव था अलाउद्दीन, जो कि खुरासान में सिपह सलार यानी कमांडर इन चीफ के पद पर कार्य कर रहा था। इन कोर्स ऑफ टाइम उसने सम्मानित गवर्नर के फालआउट को देखते हुए हिंदू कुश पर्वत क्रॉस किया और गजनी पर कब्जा करके उसे अपनी कैपिटल बनाकर एक नए किंगडम की स्थापना की। हालांकि उसका यह किंगडम जो था वो अभी भी सम्मानित गवर्नर के अंडर ही था। कुछ समय बाद यानी सितंबर 963 में अलाउद्दीन की डेथ हो गई और उसका स्थान उसके बेटे अबू इसाक इब्राहिम ने ले लिया। इसके 3 साल बाद यानी 966 में इसकी भी डेथ हो जाती है और अब आता है सुबुतगीन, जिसे अलाउद्दीन ने कभी स्लेव के रूप में खरीदा था। अब सुबुतगीन को मिल गया मौका, उसने अलाउद्दीन की पुत्री से शादी की और एक नए साम्राज्य यानी गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। That's why he is called the father of Ghaznavid dynasty। साल 998 एडी में सुबुतगीन की भी डेथ हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है। भारत की बात करें तो उस समय उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि उस समय तक डिक्लाइन कर रही थी और पूरे उत्तर भारत में अनसर्टेनिटी का माहौल था। एक प्रकार से कहें तो पूरे उत्तर भारत में सत्ता को डोमिनेट करने के लिए स्ट्रगल चल रहा था और शायद इसी वजह से किसी का ध्यान तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत की ओर नहीं गया। महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण हिंदुस्तानी राजा जयपाल के अगेंस्ट हुआ। इसका एम्पायर उस समय पंजाब और पेशावर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। जैसे ही जयपाल को पता चला कि उस पर अटैक होने वाला है, उसने आसपास के जो राजा थे उनको मिलाकर एक अलायंस बनाया और इससे पहले कि महमूद गजनवी अटैक करता, उसने खुद जाकर गजनी पर अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर जयपाल को हार का सामना करना पड़ा और उसका जो संगठन था वो कोलैप्स कर गया। 1001 के एक बैटल में जयपाल को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा और इस बार महमूद गजनवी जो था वो हिंदुस्तानी साम्राज्य के कैपिटल तक पहुंच गया। शांति बनाए रखने के लिए ट्रीटी के तौर पर जयपाल ने अपने साम्राज्य का कुछ भाग महमूद गजनवी को सौंप दिया। कुछ समय बाद जयपाल की डेथ हो गई और उसकी जगह पर उसका बेटा आनंद पाल गद्दी पर बैठा। साल 1015 एडी में महमूद गजनवी ने लाहौर पर अटैक किया और वहां से आनंद पाल को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार गजनवीद एम्पायर झेलम नदी तक स्टैंड हो गया। साल 1018 में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और मथुरा और कन्नौज में जो मंदिर बने थे उनको तोड़कर वहां की संपत्ति को लूट कर ले गया। लेकिन भारत पर जो उसका सबसे बड़ा आक्रमण हुआ वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। आक्रमण की सूचना पाकर यहाँ का जो राजा था भीम प्रथम वो अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया और पुजारियों ने सिविलियंस के साथ मिलकर महमूद गजनवी के आक्रमण का मुकाबला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसने सोमनाथ मंदिर और जो आसपास के छोटे छोटे मंदिर थे उन सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और वहां की जो संपत्ति थी उसे अपने साथ दूर कर ले गया। भारत जिसे एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था वो अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। भले ही सेंट्रल एशियाई इतिहासकार महमूद गजनवी को हीरो मानते हों, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो सिर्फ एक लुटेरा था। इन्हीं सारी हरकतों के चलते महमूद गजनवी को बुश-सिकन यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ द इमेजेस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूटकर जब महमूद वापस जा रहा था तो रास्ते में सिंध पड़ता है, जहाँ के जाटों ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया। अगले वर्ष उसने इन जाटों से बदला लेने के लिए उन पर भी आक्रमण किया। साल 1030 एडी में महमूद गजनवी की डेथ हो गई और उसका साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बंटने लगा। 12th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया में एक सेल्जुक एम्पायर था, जिसे एक ट्राइब ग्रुप ने आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर 2 नए एम्पायर सामने आए। तब फर्स्ट वन ईरान में खारजमी एम्पायर और दूसरा नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान के घूर प्रांत में घुरिद एम्पायर। घुरिद एम्पायर ने शुरुआत में गजनवीद एम्पायर के वसल स्टेट की तरह शासन करना शुरू किया था। वसल स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जो किसी दूसरे स्टेट के अधीन रहते हुए शासन करे। लेकिन गियाथुद्दीन मोहम्मद की लीडरशिप में घुरिद एम्पायर की पावर बढ़ी
और उसने गजनी पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वो इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं था, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या था। अगर उस समय का मैच देखें तो पश्चिम में ईरान में ख्वारिज़मी एम्पायर था जिसकी ताकत डे बाई डे बढ़ती जा रही थी, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में तो घोर एम्पायर था ही जहाँ पर उसका भाई शासन कर रहा था, और साउथ में अरब सागर। तो कुल मिलाकर अगर गौरी को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था तो उसके पास एक ही रास्ता था कि वह ईस्ट यानी भारत की ओर आगे बढ़े, और उसने ऐसा ही किया। गौरी के भारत पर आक्रमण के समय उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राजा थे जो कि आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। इनमें दिल्ली और अजमेर में चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान, गुजरात की बात करें यहाँ पर चालुक्य शासक मुल्ला सेकंड, और कन्नौज में गाढ़वाल शासक जयचंद कुछ पावरफुल किंग थे। अंग्रेजी में कहावत है ना कि व्हाट देयर इज यूनिटी देयर इज ऑलवेज विक्ट्री, लेकिन इसी यूनिटी की कमी थी उस समय के भारतीय राजाओं में, और इसी का फायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने। साल 1175 में मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार किया और गोमल पास से होते हुए मुल्तान और उच्च का जो क्षेत्र था उस पर अपना कब्जा कर लिया। साल 1178 में उसने अपना गोमल दर्रे को पार किया और मुल्तान और उच्च के रास्ते होते हुए थार डेजर्ट के रास्ते गुजरात पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि जब गौरी को पता चला कि गुजरात पर कोई योग्य शासक नहीं है तो उसने गुजरात पर अटैक करने का प्लान बनाया। उसमें गुजरात में एक महारानी थी नायका देवी, जो कि अपने पति की डेथ के बाद अपने पुत्र को संरक्षण में लेकर राज चला रही थी। जैसे ही महारानी को इस आक्रमण की सूचना मिली, वो अपनी सेना के साथ करसदा नामक स्थान पर पहुंची और माउंट आबू के पास करसदा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। यह हार गौरी की भारत में पहली हार थी। इस युद्ध में हार के बाद गौरी पुनः गजनी लौट गया। उसने ऑब्जर्व किया कि अगर भारत पर आक्रमण करना है तो उससे पहले एक मजबूत बेस होना चाहिए। बाय द टर्न ऑफ द नेक्स्ट डिकेड उसने सिंध, पेशावर, सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। इधर उत्तर भारत यानी दिल्ली और अजमेर में चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगा हुआ था। यहाँ पर दो एम्बिशियस रूलर्स का सामना होता है तराइन के प्रथम युद्ध में, जिसमें फिर से गौरी की हार होती है और उसे वापस गजनी लौटना पड़ता है। यहाँ पर अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता तो गौरी को मार सकता था, लेकिन उसने उसे जाने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी सांप को घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पलट कर बदला जरूर लेता है, और यही गलती कर दी पृथ्वीराज चौहान ने। उधर गौरी अपनी राजधानी पहुंचा और उसने कसम खाई कि जब तक वह अपनी इस हार का बदला नहीं ले लेता, वह ना तो अपने कपड़े चेंज करेगा और ना ही अपनी बेगम से मिलेगा। इसके ठीक एक वर्ष बाद यानी 1192 में गौरी पुनः लौटा और इस बार उसने पूरी ताकत से आक्रमण किया। इस प्रकार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और अजमेर पर गौरी का कब्जा हो गया। इस प्रकार सेकंड बैटल ऑफ तराइन भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद साल 1193 में गौरी के सबसे वफादार गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे खुश होकर गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बना दिया। साल 1194 में गौरी ने यमुना नदी को पार किया और गाढ़वाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया। गौरी ने जीते हुए राज्यों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और खुद गजनी लौटने लगा, जहाँ पर रास्ते में उसकी हत्या हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कि गुलाम वंश या ममलूक वंश भी कहा गया है, और इस तरह भारत में प्रारंभ हुआ सल्तनत काल का, जो कि अगले 320 साल तक चला।